तो वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार है दोस्तों आप सभी का। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जितने भी लोग समाज शास्त्र को बीए में कर रहे हैं, ठीक है, बीए समाज शास्त्र यानी कि सोशियोलॉजी कर रहे हैं ऑनर्स। उसमें एक पेपर होता है सेमेस्टर 2 में, मेजर पेपर 2, जिसको शॉर्ट में एमजे पेपर 2 बोलते हैं, ठीक है। सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर 2, जिसमें अगर आपको पढ़ना है सोसाइटी इन इंडिया यानी कि भारतीय समाज के बारे में, ठीक है, भारतीय समाज क्या है, कैसा है, तो उसका सिलेबस और कंप्लीट नोट्स यहाँ पे क्वेश्चन, ये देखिए सिलेबस है पूरा का पूरा, ठीक है। उसके बाद आपका कंप्लीट नोट्स यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन विथ आंसर। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा पैकेज आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, कंप्लीट पैकेज फ्री में। तो आपको क्या करना है, चलिए हम बताते हैं और इसमें क्या पढ़ना है। अब एक चीज़ बता दें कि किस यूनिवर्सिटी के लिए है। तो देखिए, अगर आपका है सोसाइटी इन इंडिया यानी कि भारतीय समाज के बारे में पढ़ना है, ठीक है, चाहे आप भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से हों या फिर झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी हों, सब के लिए काम में आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं तो क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं यहाँ पे और इसका आंसर किस टाइप से यहाँ पे करना है। सबसे पहले बता दो कि 5 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसका आंसर आप लोग 100 शब्दों में कीजिएगा, मतलब एक खड़ा पन्ना का एक साइड, ठीक है। एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, उसका 1 पेज में करना है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा तो उसका आंसर उसी तरह से 200 शब्दों में, 15 मार्क्स तो 300 और 20 मार्क्स तो 400 शब्द, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा क्योंकि आपके पास समय कम होता है, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि सामाजिक संरचना के प्रमुख रूपों एवं सामाजिक स्तर का वर्णन करें, ठीक है। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, टाइप एंड लेवल ऑफ सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो सामाजिक संरचना क्या है, इसके प्रमुख रूप कौन से हैं, सामाजिक स्तर इसमें कौन कौन से हैं, ये यहाँ पे सब कुछ बताए गए हैं, ठीक है। आपको इसको अध्ययन करना है अच्छे से और एक अपना छोटा सा नोट बनाना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य एवं विशेषताओं का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव एंड फीचर ऑफ हिंदू मैरिज, ठीक है। तो हिंदू विवाह क्यों होता है और कैसे होता है, विवाह की कौन कौन सी परंपराएं होती हैं, विशेषताएं क्या हैं, जैसे कि हिंदू विवाह दिया गया है, ठीक है, हिंदू मैरिज इंग्लिश में बोलेंगे। इसके उद्देश्य कौन कौन से उद्देश्य होते हैं, धार्मिक कर्तव्यों की पूर्ति करना है, ठीक है, पुत्र जन्म है, फिर रीति रिवाज है, ठीक है। तो इन सब को आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर धार्मिक कृत्यों की अनिवार्यता है, आध्यात्मिक संबंध है, विवाह संबंधों में स्थायित्व है, फिर सामाजिक स्थिति का निर्धारण करना है, ऋण और पुरुषार्थ का आधार है, फिर आगामी परिस्थितियों का पथ प्रदर्शन बोला जाता है, ठीक है, धार्मिक आदेशों और निषेधों से युक्त बोला जाता है। तो इस तरह से कंप्लीट आपको यहाँ पे बता दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह अब आपको पढ़ना है और मुस्लिम विवाह से क्वेश्चन है कि मुस्लिम विवाह से संबंधित निषेधों का वर्णन करें, ठीक है। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द प्रोहिबिशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो मुस्लिम मैरिज में कौन कौन से निषेध किए गए हैं यानी कि मनाही कौन कौन सी है उसको जानना है, ठीक है। तो विवाह से संबंधित निषेध सबसे पहले आपको जानना है, ठीक है, कौन कौन से निषेध होते हैं, मना है। फिर विवाह की शर्तें जाननी है, कंडीशंस ऑफ मैरिज, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि परिवार से आप क्या समझते हैं, विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर इसके मूल लक्षणों की विवेचना करें, ठीक है। इंग्लिश में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फैमिली, डिस्क्राइब इट्स साइलेंट फीचर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डेफिनेशन, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं होती हैं परिवार को, सबसे पहले उसको जानना है कि परिवार कहते किसे हैं, ठीक है। फिर परिवार का अर्थ एवं परिभाषा जानने के बाद कितने प्रकार की होती है उसको जानना है, कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट ने अपने विचार क्या क्या रखे इसमें, वो चीज़ जानना है, ठीक है। फिर इसकी परिभाषा जान लेनी है अच्छे से। एक मिनट, काफ़ी छोटा हो गया ना, अब ठीक साइज में है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी को 2 बार 3 बार करके लिखा गया है। जब भी 2 बार 3 बार करके लिखा जाए तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है परिवार के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द मेन टाइप ऑफ फैमिली, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संख्या और अधिकार के आधार पर किए इसके प्रकार का वर्णन करें, ठीक है। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द टाइप ऑफ फैमिली डन मेनली ऑफ द बेसिस ऑफ नंबर एंड अथॉरिटी, ठीक है। अगला देखिए, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरह से लिखा है कि परिवार के प्रमुख स्वरूप कौन कौन से उसको बताइए और विवेचना करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि परिवार क्या है, वही क्वेश्चन जो कभी हम लोग ऊपर में पढ़ें। फिर संख्या के आधार पर, निवास के आधार पर कैसा होता है, जैसे आपने सुना होगा पितृसत्तात्मक होता है, मातृसत्तात्मक होता है, ठीक है। अधिकार के आधार पर वो हो गया पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक, ठीक है। उत्तराधिकार के आधार पर पितृमार्गी, मातृमार्गी,
वंशा नाम के आधार पर वंश नाम होता है पितृवंशी, मातृवंशी। विवाह के आधार पर, ठीक है, एक विवाही, बहुविवाही। उसके बाद अन्य रूप हैं इसके कि जन्म मूलक परिवार है, प्रजनन मूलक परिवार है। तो इस तरह से आपको सभी इसके टाइप्स को जानने हैं और इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके बारे में थोड़ा सा जान लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा इस तरह के आंसर का डिफाइन किया गया है। और यह क्वेश्चन आपका लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 मार्क्स का आने की संभावना है यह क्वेश्चन। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रश्न, संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय जॉइंट फैमिली, एक्सप्लेन देयर मेन फीचर, ठीक है। संयुक्त परिवार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उसको बतानी है, ठीक है। संयुक्त परिवार में कौन कौन आते हैं इन सबको जानना है आपको। संयुक्त परिवार के क्या लक्षण हैं इसको भी जानना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन कि संयुक्त परिवार के नए प्रतिमानों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि एक्सप्लेन द रिसेंट चेंजेस इन जॉइंट फैमिली। तो संयुक्त परिवार के नए नए प्रतिमान कौन से होते हैं इसको जानना है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे इसको पॉइंट वाइज यहाँ पे डिफाइन किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में धार्मिक एकीकरण पर एक निबंध लिखें। धर्म में एकता है हमारे देश में? बिल्कुल नहीं है जी, कहाँ एकता है, लड़ने लगता है आपस में। राइट एन एसे ऑन द रिलीजन इंटीग्रेशन इन इंडिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन है यार, इंटीग्रेशन नहीं है, सॉरी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जानना है कि भारत में धार्मिक एकीकरण क्या है, इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ पे जो स्पेलिंग जो है गलत दिया गया है, देखिए इंटीग्रेशन दिया गया है, यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया गया है, जो कि नीचे वाला सही है इंटीग्रेशन। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आप पकड़ लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इस टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका कि सामाजिक परिवर्तन क्या है, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज सोशल चेंज, एक्सप्लेन मेन फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सोशल चेंज के मेन फीचर्स बताने और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं वो बतानी है। तो सबसे पहले जान लीजिएगा सामाजिक परिवर्तन होता क्या है, इसकी अर्थ और परिभाषा जानना है, ठीक है। उसके बाद जो प्रमुख क्या बोलते हैं उसको, सोशियोलॉजिस्ट समाजशास्त्री ने जो परिभाषाएं दी हैं उसको जानना है। फिर जानना है कि समाजशास्त्र परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। इसमें पॉइंट वाइज जानना है कि स्वाभाविक विशेषता क्या होती है, सामाजिक विशेषता क्या होती है, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन के गुण की प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो ये सभी हैं आपके आंसर में आएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि इससे बार बार लिखा गया है। क्वेश्चन है कि जनजाति से आप क्या समझते हैं, फिर है कि इसकी विशेषताओं की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्राइबल, ठीक है। फिर बोला गया है कि डिस्कस इट्स फीचर, ठीक है। उसी क्वेश्चन को दोबारा रिपीट किया गया है कि जनजाति समाज की विशेषताओं की चर्चा करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द फीचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटीज़। नेक्स्ट है इसी में कि अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है, ठीक है, इसको बताना है। देखिए आज भी हमारे समाज में जो एसटी हैं वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, ठीक है। तो क्यों है पिछड़े हुए, उनका कारण क्या है, रीज़न क्या है, इन सब चीज़ों को बताना है। और रीज़न, सबसे बड़ी रीज़न क्या है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि पिछले ज़माने में इनको पढ़ने नहीं दिया गया था, ठीक है। इनको पढ़ाई से दूर रखा गया, जिसके कारण इनको क्या बोलते हैं उसको, सीमा रेखा में आने के कारण, या क्या उसको बहुत अच्छा नाम है, मतलब हम लोग के लेवल के बराबर आने के कारण, जनरल और ओबीसी के लेवल के आने के लिए उनको अब कुछ ना कुछ आरक्षण देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उतने दिन से उनके वंशज जो है पढ़े नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय जनजाति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसके समाधान के उपाय बताइए, ठीक है। इंग्लिश में है कि व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, व्हाट आर देयर सॉल्यूशन, ठीक है। इसके सॉल्यूशन क्या है उसको भी बताना है, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे है अगला, इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में लिखा गया है कि भारतीय जनजाति की समस्या की चर्चा करें। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया। नेक्स्ट है इसी में कि भारतीय जनजाति की समस्याओं का समाधान करें। इंग्लिश में है कि गिव द मेजर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया, ठीक है। तो अगर पूछा जाए झारखंड में कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो झारखंड में तो हमारी 32 प्रकार की जनजाति पाई जाती है, भारत में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। अपना राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा।
आगे देखते हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ पे सांस्कृतिक परंपरा है, क्या क्या समस्या है, आर्थिक समस्या है, ठीक है। फिर है आपका सामाजिक समस्या जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है। फिर स्वास्थ्य समस्या है जो कि अल्प मात्रा में फिर भी है। शिक्षा संबंधी समस्या है, राजनीतिक चेतना की समस्या है, ठीक है। ये सभी समस्याएं हैं। फिर है सबसे कमज़ोर कड़ी का पता लगाना, एकीकरण की समस्या है, सीमांत प्रांत जनजातियों की समस्याएं हैं। और अक्सर देखिए क्योंकि जनजाति लोग जो हैं वो शहर से काफ़ी दूर रहते हैं, जो कि जंगली एरिया ज़्यादातर होता है, ट्राइबल एरिया होता है, ठीक है। वैसे ही एरिया में ये पाए जाते हैं, इसका भी एक कारण है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि भारतीय जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द स्पेशल फीचर ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरे रूप में लिखा गया है कि भारतीय जनसंख्या की प्रमुख प्रवृत्तियों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द मेन ट्रेंड्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, ठीक है। तो आज देखिए भारत जो है विश्व जनसंख्या में कितने स्थान पे पहुंच गया है? भारत विश्व जनसंख्या में प्रथम स्थान पे पहुंच गया है, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या ही बताएं हम। देखिए अब हमारा जो भारत है विश्व जनसंख्या में प्रथम स्थान पे आ गया है, ठीक है। 1 अरब 21 करोड़ था आगे, अब 1 अरब 42 करोड़ हो गया। कितना? 1 अरब 42 करोड़। यार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जनसंख्या को कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं कंट्रोल करेंगे ना तो फिर कौन करेगा? हम दो, हमारे दो, उससे ज़्यादा एक भी नहीं, ठीक है। देखिए आप में से बहुत से यहाँ पे मेल होंगे, बहुत से आदमी फीमेल होंगे, ठीक है। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी को ध्यान रखना ये बात, क्योंकि आप लोग आज नहीं 2 साल बाद 5 साल बाद ज़रूर आप लोग फैमिली में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। और सभी हमको जहाँ तक लगता है 18 प्लस तो ज़रूर हुए होंगे, तो अब आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। बाकी आपके हाथ में है सब कुछ। चलिए देखते हैं, किसी एक आदमी से समाज नहीं बनता है, हम सभी को संयुक्त रूप से काम करना पड़ेगा, तभी यह जो है समस्या सॉल्व होगी, ठीक है। मेन चीज़ पढ़ना नहीं है, मेन चीज़ है इम्प्लीमेंट करना हम लोग के लाइफ में, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपके टोटल 10 पॉइंट दिए गए हैं कि कब किसका जनसंख्या था, कब कितना था, 1951 में कितना था, 2021 में कितना है, ये सभी आपको जान लेने हैं। अब जो क्वेश्चन आने वाला है ना, यह एकदम नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आपका शायद ही 99% चांस है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, शायद ही यह क्वेश्चन छूटे आपके एग्जाम से, ठीक है। क्वेश्चन है कि हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि को रोकने की क्यों आवश्यकता है, ठीक है। जनसंख्या को क्यों रोकने की आवश्यकता है? वाई इट इज नेसेसरी। नेसेसरी यहाँ पे वर्ड किया गया है कि टू चेक द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री, ठीक है। उसी क्वेश्चन को है कि क्या है, द्रुत गति से बढ़ती हुई, द्रुत गति से क्या है, सॉरी यार, द्रुत गति यानी क्या है जी, तीव्र गति है, जो भी है गति से मतलब स्पीडली, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के आर्थिक विकास के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, सबसे बड़ी बाधा है, ठीक है। ये चीज़ बोला गया है, ठीक है। इंग्लिश में है कि रैपिडली ग्रोइंग, तीव्र गति हो जाएगा या द्रुत गति हो जाएगा, ठीक है। तीव्र गति से रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन इट इज मोस्ट फंडामेंटल ऑब्स्टेकल, यार अच्छा से दिखता नहीं, ऑब्स्टेकल टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एक्सप्लेन, ठीक है। उसी क्वेश्चन को है कि भारत में आय एवं जीवन स्तर में द्रुत गति से सुधार के लिए जनसंख्या वृद्धि पर कारगर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण शर्त है, इस कथन की व्याख्या करें। अगला है कि भारत में जनसंख्या का, एक ही क्वेश्चन को इतना तरह से लिखा गया है, ठीक है। भारत में जनसंख्या का सावधानी से नियोजन अति आवश्यक है, अन्यथा जनसंख्या की वृद्धि आर्थिक विकास के सभी लाभ को समाप्त कर देगी, ठीक है। इसी क्वेश्चन को है कि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या भारत की अर्थव्यवस्था पड़ने वाले प्रभाव को लिखें, या फिर क्या आप इस बात से विचार में सहमत हैं कि भारत की तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या देश के आर्थिक विकास में बाधक है, ठीक है। देख रहे हैं इतने तरह से लिखा गया क्वेश्चन को। जी हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर जनसंख्या को कंट्रोल नहीं किया गया ना तो भारत क्या ही बोलें, इकोनॉमिक कंडीशन तो नहीं सुधर सकता यार बिना, क्योंकि केवल हम लोग क्वांटिटी दे रहे हैं, क्वालिटी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी भी देना है अब हम लोग को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन आएगा अब नेक्स्ट, अरे यार कहाँ हम लोग पार हो गए, सॉरी, इसको तो अभी आंसर करना बाकी है। तो देख लीजिएगा कि जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है, ठीक है। क्योंकि हमारे देश में जो है शिक्षित जनसंख्या बहुत कम है, और यह जो पालन है हम दो हमारे दो, इसका पालन भी बहुत कम करते हैं, जिसके कारण जनसंख्या जो है विस्फोट बन गया है। जनसंख्या को अब एक विस्फोट के रूप में हम लोग शब्द यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अगला है क्वेश्चन है कि नातेदारी क्या है, इंग्लिश में बोलते हैं कि व्हाट इज किंगशिप। ठीक है, किंगशिप क्या होता है, नातेदारी क्या है। फिर है कि भारतीय जनजातियों में पाए जाने वाली नातेदारी के अर्थ तथा उसकी रीतियों का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्कस द मीनिंग ऑफ किंगशिप एमॉन्ग इंडियन ट्राइब्स। ठीक है, अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, अब बस मात्र 1 या 2 क्वेश्चन बचेंगे क्योंकि अंतिम आ चुके हैं। इसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो लगता है कि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव शुरू हो गए हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में कि परिवार के विकास के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, परिवार के विकास के पीछे जो है सभी कारण महत्वपूर्ण है। जैसे कि प्रजनन मतलब कि समझ रहे हैं, जनन करना। ठीक है, बच्चे का जन्म होना प्रजनन है। फिर है सुरक्षा की आवश्यकता होती है, आर्थिक आवश्यकता होती है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि उपयुक्त सभी। ठीक है, ग नंबर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि किस रूप में परिवार एक संस्था है। तो किस रूप में परिवार एक संस्था है, सामाजिकरण एक साधन के रूप में परिवार एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि परिवार के लिए निम्नलिखित में से किनका होना आवश्यक है। तो राइट आंसर हो जाएगा पति पत्नी का होना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन परिवार की विशेषता नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों औपचारिक नियम कानून जो है परिवार की विशेषता नहीं है। ठीक है, फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे परिवार की विशेषता नहीं है, बाकी सभी होता है। आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे, किस समाज वैज्ञानिक ने यानी कि किस सोशियोलॉजिस्ट ने यह कहा कि परिवार एक विश्वव्यापी संस्था है। तो किसने कहा था, लॉक ने कहा था। ठीक है, बर्जिग्लस एवं लॉक ने। आगे देखते हैं 6ठा क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि परिवार की सामाजिकरण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस तथ्य पर सर्वप्रथम किस समाजशास्त्री ने प्रकाश डाला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कुलीनेट, CH कुलीनेट। ठीक है, ओम यार आज अमरूद खा रहा था और अचानक जैसे ही एक बाइट मारा हूँ, ठीक है, और वहीं से पता चला अरे यार पीलू है फिर मेरा मूड ख़राब हो गया। मूड क्या ख़राब हो गया यार। चलिए, आप लोग के साथ भी हुआ होगा कभी न कभी। जब परिवार का सर्वोच्च अधिकार माता या स्त्री में केंद्रित हो तो वैसे परिवार को क्या कहते हैं। तो वैसे परिवार को कहते हैं हम लोग मातृसत्तात्मक परिवार। ठीक है, तो हम लोग जो हैं मतलब आप लोग क्या है मालूम नहीं, लेकिन हम लोग जो है पितृसत्तात्मक परिवार हैं। आप लोग पूछ लीजिएगा अपने पूर्वजों से कौन सा गोत्र है आपका। आगे है कि मर्डॉक के अनुसार सबसे अधिक प्रचलित किस प्रकार का परिवार है। तो दोस्तों सबसे अधिक प्रचलित है बहुपत्नी विवाह परिवार। अभी नहीं परिवार है जी, इसको मत कीजिएगा नहीं तो पागल हो जाइएगा। अभी एक मतलब ये प्राचीन काल में चलता था, अभी नहीं चल रहा है। अभी एक पत्नी परिवार है, एक विवाह परिवार चल रहा है। ठीक है, सिंगल मैरिज है। अगला है भारत सरकार के जनजातीय समाज को अनुसूचित जनजातियों क्यों कहा जाता है। क्योंकि विशेष प्रकार की सुविधाओं के लिए इन्हें अनुसूचित जनजातियां का दर्जा दिया गया है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है। तो देखिए जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी कि भू भाग है, सामान्य भाषा है उनकी एक, फिर है कि सामान्य संस्कृति होती है उनकी एक। अगला है भारत का सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है संथाल, जो कि झारखंड की भी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, और झारखंड में एक भाषा है संथाली जो कि भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला है भारत में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा धारा 330। एक ही को धारा याद करना है आपको यहाँ पे, तो नोट कर लीजिएगा 330। ठीक है, भाषा का प्रावधान है आरक्षण का प्रावधान है ST SC के लिए, सॉरी ST के लिए केवल। अगला है मंडल कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। तो PP मंडल थे, PV मंडल होना चाहिए यार, PP मंडल लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है कि छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। तो छुआछूत को जो है संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 17। और अगर माइनॉरिटी पूछ ले अल्पसंख्यक तो अनुच्छेद 29 याद रखिएगा, अनुच्छेद 29। अगला है काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति कब की गई थी। तो दोस्तों पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति जो है 1953 में की गई थी। OBC जिसको बोलते हैं
हाँ 29 जनवरी 1953। अगला है मंडल आयोग किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरकारी नौकरी में पिछड़ी जातियों के आरक्षण से, यानी कि ओबीसी को जो है आपको गवर्नमेंट में आरक्षण दिया जाएगा, इससे संबंधित है मंडल आयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार के मंडल आयोग की सिफारिश को कब लागू किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 8 दिसंबर 1993 को 1993 को यह लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे कि जनजातियों में पिछड़ेपन के निम्न में से कौन एक कारक है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा जो है अशिक्षा एक कारण है, क्योंकि अभी भी देखिएगा कि ट्राइबल जो लोग हैं ना ज़्यादातर शिक्षित नहीं हैं और पढ़ने भी मतलब आरक्षण भी दीजिएगा फिर भी उनमें जो है पढ़ने का मन नहीं लगता है। धीरे धीरे होता है कोई भी चीज़, क्योंकि उनके पूर्वज जो हैं पढ़े लिखे नहीं थे। पहले मंदिर मस्जिद स्कूल उनको बैठने नहीं दिया जाता था, घुसने नहीं दिया जाता था, नीच जाति कहकर। तो इस तरह से मेंटेलिटी बन गया। अब धीरे धीरे आदमी सुधर जाएगा। ठीक है, लाइन में आ जाएगा। अगला है वर्तमान में भारत की आबादी लगभग कितनी है? तो लगभग 1 अरब 21 करोड़ को काट के 1 अरब 42 करोड़ कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस धर्म की है? तो राइट आंसर है हिंदू धर्म, यार हम लोग जानते हैं मेजोरिटी है। अगला है भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो भारत में 179 भाषा बोली जाती है। 179 लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है हमारे इंडिया में। ठीक है, अब देखिए अंतिम क्वेश्चन है कि भारत में वैज्ञानिक विधि से क्षेत्रीय अध्ययन कितने वर्ष पूर्व प्रारंभ हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 वर्ष पूर्व। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में चंद्रयान 3 का जो है प्रक्षेपण किया गया है, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। इसरो हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों आपको इसका फुल नोट्स दे दिया गया है वीडियो का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड क्या बोलते हैं यार, मुझे तो भूख लग गया है। आपको जो है इसके बाद का जो पेपर है IRC का पेपर, उसके बाद IVS का पेपर होता है और कॉमन कोर्स के पेपर सभी अपलोडेड हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।